नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम जानेंगे समास के बारे में। समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं और समास के कुछ उदाहरण। तो आइए जानते हैं समास किसे कहते हैं। छात्रों, समास अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके, संक्षिप्त मीन छोटा रूप करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं, समास कहलाती है। मीन अनेक शब्दों को संक्षिप्त मीन छोटा करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास कहलाती है। जैसे चौराहा मीन चार रास्तों वाला, चार रास्ते, चौराहा जो होता है वह चार रास्तों को बोला जाता है, तो उसके लिए छोटा शब्द क्या उपयुक्त हुआ, चौराहा। पीताम्बर पीले वस्त्र जो धारण करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पीताम्बर। तो उसके लिए छोटा शब्द हुआ पीताम्बर यूज, पीले वस्त्र धारण करने वाले को पीताम्बर कहा जाता है आदि। तो फिर समास के भेद अब जान लेते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। छात्रों, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। वह कौन कौन से हैं, आइए उनके नाम जानते हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास। नंबर 2 ये तत्पुरुष समास बच्चों हमारे जो हिंदी के जो कारक होते हैं, कारक चिन्ह, उन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कहीं प्रयोग किया जाता है, उन सभी चिन्हों को प्रयोग में लाने वाले जो कहलाते हैं तत्पुरुष समास में आते हैं। विभक्तियों का लोप होता है तत्पुरुष समास में, तो उसको क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास। फिर नंबर 3 द्विगु समास। द्विगु समास में है कि द्विगु मीन संख्यावाचक, जिसका पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है। अव्ययी समास जिसका उपसर्ग होता है। और इनके बारे में हम एक्सप्लेन सारी व्याख्या करते हुए मैं समझाऊंगी आगे। तो इस बहुव्रीहि समास और फिर द्वंद्व समास। द्वंद्व मीन दो, है ना। द्वंद्व शब्द से ही पहचान चलती है कि द्वंद्व हो रहा है, द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व मीन दो के बीच। तो इस जो समास की पहचान है वह है विलोम शब्द। जो विलोम शब्द होता है जैसे रात दिन, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर योजक चिन्ह भी यूज़ किया जाता है, और वहाँ पर योजक चिन्ह लोपित होगा तो और लगाया गया होगा। तो ऐसे ही जो विलोम शब्द होते हैं उसे देखकर ही पता चल जाएगा कि ये द्वंद्व समास है। ठीक है बच्चों, ये छोटी सी ट्रिक थी। अब आइए जानते हैं एक एक करके इन समासों के उदाहरण सहित व्याख्या। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। अब उत्तर पद और पूर्व पद क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो मैं समझाती हूँ थोड़ा सा आगे। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाले परसर्गों जैसे कि का, से, घर आदि का लोप हो जाता है। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक जो है वह उत्तर पद है और आल्य जो है वह पूर्व पद है। समझ में आया। पुस्तक क्या है, उत्तर पद, और आल्य है पूर्व पद। पुस्तक का आल्य मीन पुस्तकालय, जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती हैं। आल्य होता है घर, पुस्तकों को रखने का घर, पुस्तकालय। कर्म कारक की विभक्ति को का लोप। स्वर्ग प्राप्त मीन स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ पर को विभक्ति का लोप हो गया है। यहाँ पर किसका लोप हुआ है, को शब्द का। तो को विभक्ति कर्म, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, ऐसे आपने याद किए होंगे कारक। तो इसी प्रकार उसको देखना है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, यहाँ पर को का लोप है तो कर्म कारक है। यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास है, यहाँ पर ऐसे लिखना है आपको। स्वर्ग प्राप्त मीन ये कौन सा का समास है, तत्पुरुष कर्म कारक। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। माखन चोर कौन, माखन को चुराने वाला। ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, कृष्ण के लिए।
तो माखन को चुराने वाला, स्वर्ग को प्राप्त होने वाला, माखन को चुराने वाला, ये आपको मैंने बता दिया। तो ये था तत्पुरुष समास। और उससे आगे भी जानते हैं कि क्या है तत्पुरुष समास। कारण कारक की विभक्ति। अब पहले हमने कर्म की पढ़ी, अब करण कारक की विभक्ति जो होती है से या के द्वारा का लोप, मीन करण कारक की विभक्ति में का जो चिन्ह है या के द्वारा का लोप हो जाता है। रस भरी, रस से भरी, क्या है से विभक्ति। ये देखो करण कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो से विभक्ति का यहाँ लोप हो जाएगा। रस भरी, लोप हुआ। रस भरी, रस भरी मीन रस से भरी, से का प्रयोग हुआ। ज्ञान युक्त मीन ज्ञान से युक्त, तो से विभक्ति का प्रयोग हुआ यहाँ पर, और छोटा करके ज्ञान युक्त और विभक्ति के साथ ज्ञान से युक्त, मीन ज्ञान से युक्त। संप्रदान कारक, अब ये आ गया संप्रदान कारक। पहले हमने पढ़ा कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को करण से। अब संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो गया। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर का मतलब होता है रसोई के लिए घर, है ना, जहाँ हम भोजन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रसोई घर, किचन। अपादान कारक की विभक्ति। अब अपादान कारक की विभक्ति, पहले हमने संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप, मीन रसोई के लिए घर, उसका पढ़ा। अब अपादान कारक की विभक्ति, अपादान कारक की विभक्ति क्या है, से का लोप। तो रोग युक्त, रोग से युक्त, मीन रोग से युक्त, से विभक्ति का लोप हुआ है यहाँ पर प्रयोग हुआ है और यहाँ पर लोप हुआ है ना, लोप हुआ है। और धनहीन, धनहीन में धन से विभक्ति का लोप हुआ है। धन से हीन मीन धन से रहित। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। संबंध कारक, अब आ गया संबंध कारक, है ना, तो ये कारक है ना, यूज हो रहे तत्पुरुष समास में हो रहे हैं ये। तो आपको जैसा आपको पूछा जाएगा वैसा ही बच्चों आपको आंसर देना होगा, सिर्फ तत्पुरुष समास लिखकर ही नहीं। अगर आपको पूछा गया है तत्पुरुष के बीच जैसे संबंध कारक या अपादान कारक, संप्रदान कारक, तो आपको एकदम से विभक्ति का याद होना चाहिए कि उसमें इस विभक्ति का लोप होता है, तो ये वही कारक है। संबंध कारक तत्पुरुष समास ऐसे करके लिखना होगा। राजपुत्र, अब राजपुत्र, राजा और पुत्र के बीच में संबंध बता रहा है। राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा और जल के बीच में वो संबंध बता रहा है। काके की रारेरी का लोप हो जाता है, तो गंगा का जल मीन गंगा जल, तो यहाँ पर संबंध कारक को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, राजपुत्र में संबंध कारक तत्पुरुष संबंध कारक। फिर नंबर 2 पर अब आ जाते हैं। पहले तत्पुरुष के पढ़ लिए आपने, अब कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास, जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो। अब आप बोलोगे कि विशेषण विशेष्य किसे कहते हैं या उपमेय उपमान किसे कहते हैं, तो इसको भी मैंने विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया है। तो समझते हैं। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण शब्द मीन एडजेक्टिव, विशेष्य मीन संज्ञा, विशेष्य मीन संज्ञा शब्द कोई भी उसके साथ लगा होगा। उपमेय या उसको बोल सकते हैं उपमेय उपमान, मीन जिसकी उसके साथ तुलना की गई हो, का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, मीन उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। समस्त पद हुआ नील गाय, नील गाय, समस्त पद क्या हुआ, नील गाय। फिर उसका हमने विग्रह किया, नीली गाय, मीन उसको नील गाय मीन नीली गाय। फिर समस्त पद का हम वो समस्त पद को विग्रह करेंगे, नील धन गाय, नील धन गाय। विग्रह करके क्या हुआ, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। तो कमल नयन, कमल के समान नयन वाला, कमल के समान नयन वाला।
परमानंद मीन परम धन आनंद मीन परमानंद, परम धन आनंद मीन परमानंद मीन परम है जो आनंद, जो परम है जो आनंद। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि समस्त पद किसे कहते हैं, या उत्तर पद किसे कहते हैं, या प्रधान पद किसे कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा समझाया गया आपको परीक्षा में काम आए। तो आपको ध्यान से इसको बार बार सुनना है और समझना है कि क्या कह रहा है। कर्मधारय समास में मैंने बहुत उदाहरण दिए हैं इस समास के। विशेषण विशेष्य मीन परिभाषा में आया है कि विशेषण विशेष्य। अब समझाती हूँ कि विशेषण क्या होता है। जैसे समस्त पद और विग्रह पद, नील जो है विशेषण है और गगन क्या है, संज्ञा शब्द है ना। आकाश, नील गगन, नीला है गगन, आकाश की क्या विशेषता है, नीला है वो। ठीक है, समझ में आया। तो नीला है गगन मीन आकाश नीला है, वो गगन की, नील गगन मीन नीला। आकाश की तुलना किससे की गई है, नीले रंग से। महादेव, जो महान है देव, महादेव मीन जो महान है देव। तो ऐसे प्रधानाचार्य, प्रधान है आचार्य, जो स्कूल का हेड होता है, प्रधानाचार्य जो कहलाता है। प्रधान है आचार्य नी, एक तो गुरु होता है और ऊपर से उसके ऊपर प्रधानाचार्य जी होते हैं। प्रधान है आचार्य। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रधान मीन आचार्य की विशेषता क्या है, प्रधान। आचार्य की विशेषता क्या है यहाँ, प्रधान। प्रधान उसकी विशेषता है, विशेषण शब्द है। और विशेष्य क्या है, आचार्य। महान विशेषण शब्द है और देव क्या है, विशेष्य। देव की तुलना किससे की गई है, महान, महादेव, महादेव। तो महान है जो देव है ना, उसे विशेषण विशेष्य। आशा करती हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब उपमेय उपमान भी आया है हमारे इसमें डेफिनेशन में। समस्त पद और विग्रह, कमल नयन। अब कमल की तुलना किससे की गई है, नयन से। नयन होती है आंखें, कमल क्या होता है, कमल फूल होता है ना। नयन, उसकी तुलना किससे की गई है, आंखों से। कमल रूपी नयन, क्या है, कमल रूपी नयन। जहाँ पर उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य होता है, वहाँ पर कौन सा समास का होता है छात्रों, कर्मधारय समास। चंद्रमुखी, चंद्रमा के मुख वाली, चंद्रमा की रूपी मुख वाली। मुख की तुलना जो है वो चंद्रमा से की गई है। मुख की, मुंह की तुलना किससे की है छात्रों, चंद्रमा से की गई है। तो चंद्र रूपी मुख वाली मीन सुंदर मुख वाली, चंद्र रूपी मुख वाली, चंद्रमा जैसा उसका मुख दिखाई दे रहा है। तो चंद्रमुख मीन तुलना की गई है चंद्रमा, मुख की चंद्रमा से। घन श्याम, घन के समान श्याम मीन घन के समान श्याम, अंधेरे के समान काले। तो किसको बोला गया, घनश्याम। घनश्याम तो एक तो श्री कृष्ण को भी बोला गया नाम है। तो इसमें तुलना की गई है घन की श्याम से। घन के समान जो है क्या है, काले बादल। गोधन, गाय, गाय को बोला गया है गोधन, गाय। गोधन किसको बोला गया है, गाय। तो छात्रों आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ व्याख्या सहित वो वर्णन किया है, वो आपको समझाने का प्रयास किया है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना और आप, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। द्विगु समास। अब चलते हैं तीसरा समास, द्विगु समास। जिस समास पद का पूर्व पद और मुख्य संख्यावाची विशेषण हो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। यहाँ से द लुप्त हो गया है। द्विगु समास क्या कहते हैं, द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद मीन पहला पद, पूर्व पद मीन पहला पद, उत्तर पद मीन दूसरा पद। तो पूर्व पद मीन पहला, पूर्व होता है पहला, पहला पद मीन संख्यावाची विशेषण हो। सॉरी, मैंने उस शायद पहले मैंने थोड़ा सा गलत बोला है, तो जल्दी में। तो यहाँ पर पूर्व मीन होता है पहला, उत्तर मीन दूसरा पद। तो यहाँ पूर्व पद जो होता है संख्यावाची होता है, विशेषण हो, उसे क्या कहते हैं, उसकी पहचान क्या है, द्विगु समास की पहचान है कि उसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। जैसे तिरंगा मीन 3 रंगों वाला, त्रिकोण मीन 3 कोनों वाला, चौराहा मीन 4 रास्ते, नवरात्रा मीन 9 रातें, त्रिभुज मीन 3 भुजाएं।
समस्त पद चौराहा है। समस्त पद क्या है? चौराहा। अब मैंने आपको बता दिया। विग्रह करके 4 राहों का समाहार, जिसमें 4 रास्ते होते हैं। पहला पद जो होता है वह चौ है, मीन 4 है ना, संख्यावाचक है ना पहला पद। चौ मीन 4। दूसरा पद राहा मीन राहा, राह मीन रास्ता, चौ मीन रास्ता। नवरत्न 9 रत्नों का समूह, नवरत्न मीन 9 रत्नों का समूह। तो पहला पद क्या है? 9 और रत्न दूसरा पद। तो इसकी क्या पहचान है? संख्यावाचक शब्द। पहला पूर्व पद जो होता है संख्यावाचक होता है, उसको देखकर ही आपको क्या कर देना है? द्विगु समास, द्विगु समास लिख देना है। अब चलते हैं द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व समास मीन 2। द्वंद्व समास मीन 2। जिस समास में दोनों पद समान हो, पहला पद और दूसरा पद दोनों ही समान हो, जिस पद में दोनों ही पद समान हो, जिस समास में दोनों पद समान हो, उस तथा समास करने पर और या का लोप हो जाए, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद समान हो तथा समास करने पर और या ला का लोप हो जाए, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे समस्त पद दाल भात, दाल भात विग्रह करने पर दाल और भात। द्वंद्व समास में विग्रह करने पर क्या बनेगा? दाल और भात। तो पहला पद क्या हुआ? दाल, और दूसरा पद क्या है? भात। भात मीन चावल, दाल और चावल है ना। तो पहले पद में दाल है, दूसरे पद में भात। तो क्या बन गया? योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है बीच में, उसको देखते ही आपको द्वंद्व समास लगा देना है। जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हो या फिर और का प्रयोग हो, तो आपको ये पहचान होनी चाहिए कि द्वंद्व समास है। रात दिन में, और एक पहचान ये है कि वो दोनों शब्द ऑपोजिट होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। रात और दिन, रात और दिन में क्या, यहाँ पर और मैं बोल रही हूँ बट यहाँ योजक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। अगर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा तो और का प्रयोग हुआ होगा। रात और दिन, और ये भी ना समझ आए तो फिर विलोम शब्द हो गए। रात का विलोम शब्द दिन, तो रात और दिन, रात पहला पद है, दूसरा पद दिन है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा द्वंद्व समास क्या होता है। बहुब्रीहि समास। अब चलते हैं बहुब्रीहि समास, जहाँ दोनों पद गौण होते हैं, मीन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं जो बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में मीन जैसे कई देवताओं के जो नाम होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं। तो जहाँ दोनों पद गौण होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तथा जहाँ कोई भी पद प्रधान ना हो, बहुब्रीहि समास होता है। जहाँ दोनों पद गौण होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं तथा जहाँ कोई भी पद प्रधान ना हो, बहुब्रीहि समास होता है। तो छात्रों, जैसे एग्जाम्पल है पीताम्बर मीन पीले, पीत होता है पीले, अंबर मीन वस्त्र, जिसके पीले वस्त्र हों। मीन कौन पहनता था? उसको श्री कृष्ण भी कहते हैं, अर्थात श्री कृष्ण, पीले वस्त्र धारण करने वाला। तो ये दो अर्थ बताता है। एक बार पीले वस्त्र धारण करने वाला तो श्री कृष्ण को ही बोला जाता है पीले वस्त्र धारण। तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, ना पीत ना अंबर। तो पीताम्बर इसमें बिल्कुल डिफरेंट अर्थ गया है। मीन किसको बोलते हैं पीताम्बर? श्री कृष्ण को। समस्त पद नीलकंठ। अब नीलकंठ वाला कौन होता है? नीले कंठ वाला कौन होगा? अब बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में भी एक उलझन होती है। नीलकंठ, उसमें विशेषता है नीले कंठ की, परंतु आप इसमें से एक दिया गया होगा। अगर बहुब्रीहि दिया गया है तो बहुब्रीहि में लगाना है, अगर कर्मधारय दिया गया है तो कर्मधारय। ये दोनों इकट्ठे नहीं दिए गए होंगे। उसमें चारों ऑप्शन में दो ही इकट्ठे होंगे। तो फिर इसके बाद नीला है जो कंठ,
नीला है जो कंठ, नीलकंठ, नीला जिसका कंठ, नीला है कंठ उसका। और शिव, शिव को भी कहा जाता है कि नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ मीन नीला, नीले गले वाला। नीले गले वाला किसे बोलते हैं? शिव को। तो ये अर्थ विपरीत जा रहा है ना, शब्दों के विपरीत अर्थ जा रहा है। तो इसमें दोनों ही समास हैं, कर्मधारय भी और बहुब्रीहि भी, है ना। विशेषण शब्द है ना पहला, और विशेषता कंठ की बिठा रहा है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर दोनों नहीं दिए गए होंगे, ऑप्शन में सिर्फ एक दिया गया होगा। तो आपने इन दोनों में से कोई एक होगा, उसमें आंखें बंद करके टिक कर देना है। तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद प्रधान हो, दूसरा गौण होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में छात्रों पहला पद प्रधान होता है, दूसरा गौण, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद अव्यय तथा उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है। इस अव्ययी भाव समास का क्या पहचान है कि एक तो पहला पद उपसर्ग होगा और उत्तर पद संज्ञा होगा। इससे समस्त पद अव्यय का काम करता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आ अव्यय, आजीवन। अब जीवन जो है संज्ञा है और आ में अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द भी आपने पढ़े होंगे कि कौन कौन से होते हैं, वो भी याद रख लेने हैं। उपसर्ग भी है, ये आ उपसर्ग भी है ना। आजीवन, जीवन में उपसर्ग लगाओ आ, तो आजीवन मीन जीवन भर। प्रति अव्यय है, एक प्रत्येक एक विशेषण है। तो प्रत्येक, प्रति धन एक प्रत्येक, तो ये एक उपसर्ग भी है और अव्यय भी है, और लास्ट दूसरे अक्षर में विशेषण शब्द आया है। पहले में संज्ञा आया है तो दूसरे में विशेषण आया है। थोड़ा सा इसको बिल्कुल ध्यान से आप बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको अपने आप डिफरेंस नज़र आने लगेगा। तो आप गलती मत करना और वीडियो पूरा देखना, समझना, आपको समास समझ में आगे जाएंगे। इसी में से कुछ ना कुछ आपके पेपर में भी आ जाएगा। समस्त पद और विग्रह पद कुछ और जान लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। यथा समय, यथा ये अव्यय है और समय उसकी विशेषता बता रहा है। समय के अनुसार, यथा समय मीन समय के अनुसार। घर घर, अब यहाँ पर द्वंद्व समास में कंफ्यूज नहीं होना है। द्वंद्व में क्या बताया था? विलोम शब्द होते हैं। अब ये सेम शब्द है, घर घर मीन प्रत्येक घर। तो इसमें कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास। घर घर, दिन दिन, प्रतिदिन, है ना। इस सब में क्या है? अव्ययी भाव समास। आजीवन, जीवन भर। प्रतिवर्ष, जो प्रतिवर्ष होता है, हर साल होता है। भर पेट, पेट भरकर, पेट भरकर। प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष जो होता है वह आंखों के सामने मीन पूरा आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष हो। वहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। तो ये थे हमारे 6 समास।